हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, मैं अभी आपको 30 तक लेके गई, बस 30 के आगे ले जाने में मेरे को एक समस्या थी लास्ट क्लास में। वो समस्या क्या थी? मैंने आपको 80, 85, 90, 72, 62 ये क्यों नहीं कराए? आप कर सकते थे, मुझे भी आते थे, मैं करा सकती थी, क्योंकि ये आपके लिए एक समस्या बनता। आपकी आदत पड़ रही थी 1s2 से लिखने की, तो मेरे को अगर एटॉमिक नंबर 80 तक पहुंचाना है तो आपने तो आधा पन्ना भर देना था, टाइम बहुत लगाना था। तो अब चलते हैं शॉर्टकट की तरफ, कि अगर आपको ये डायग्राम आपको पता है क्या बना रखा है हमने, अब आपको क्या देखना होगा? कोई भी एटॉमिक नंबर की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे मांगू, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेम्प्ट करने से पहले आपको नोबल गैसेस सारी याद होनी चाहिए। आज से याद करवा रही हूँ। पहली नोबल गैस है हीलियम, वो इतनी ज़रूरत लगी नहीं मुझे लिखने की, शायद इसलिए मैंने नहीं लिखा। स्टिल पहली नोबल गैस है हीलियम, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 2। 1s2 फुलफिल्ड है। उसके अलावा बाकी सारी की सारी नोबल गैसेस में ध्यान से देखिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और वो एटॉमिक नंबर है मेरे पास नियॉन 10। नियॉन 10 माने 2p6। कहां पर नियॉन 10 कंप्लीट हो रहा है? 2p6। उसके बाद आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18, वो कहां खत्म हो रहा है? 3p6। उसके बाद क्रिप्टॉन 36, ये याद होगा आपको। नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36। क्रिप्टॉन 36 का मतलब कौन सा शेल फुल हो रहा होगा? 4p6 सब शेल। जिनॉन 54, जिनॉन 54 मतलब 5p6। उसके बाद रेडॉन, रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86। क्या आप एंटिसिपेट कर सकते हैं रेडॉन पे क्या भरा होगा? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? रेडॉन पे भरा होगा 6p6। इसके बाद एक और रेडियो एक्टिव कहूँ या एक और हैवी नोबल गैस आएगी जो आर्टिफिशियली बनाई हुई है लैब में। अगर वो नोबल गैस आती है, क्या आप बिना उसका एटॉमिक नंबर जाने मेरे को बता सकते हैं क्या होगा? आपको कोई आपसे जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन पूछे, मैंने सिर्फ आपको ये याद दिलाना है, पूरे 120 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर छुपी हुई है। तो अगर आपको जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन मैं आपसे पूछूं और आप मेरे को पूछो इसका एटॉमिक नंबर दो, आई विल टेक अ बैक। अच्छा, एटॉमिक नंबर देना पड़ेगा, मतलब इसने दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ा। याद होता है जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन 5p6 पे क्लोज होती है, या 4p6 पे होती है, या 3p6 पे होती है, किस नोबल गैस की। इतना अगर याद है तो अगले चैप्टर की पहली क्लास तो यहीं खत्म हो जानी है। अगर आपको इतना याद है तो हीलियम तो खैर 1s है इसलिए मैं नहीं लिख रही। नियॉन 2p6 याद रहेगा सबको, आर्गन 3p6, क्रिप्टॉन 4p6। क्या है? दूसरे नंबर की नोबल गैस तो 2, तीसरे नंबर की तो 3, चौथे नंबर की 4, पांचवें नंबर की 5, और ये 6 और ये 7। इतना याद रहेगा बच्चों को। आज ये मैं पूरा दिखाऊंगी, ड्यूरिंग टेस्ट में ये नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आज की पूरी क्लास में ये मेरी तरफ से आपको विजिबल रहेगा ताकि आप कर सको, फिर याद हो जाए। नाउ एक और चीज ऑब्जर्व करो इस डायग्राम में, जितने भी p हैं उनके बाद भरा कौन सा जा रहा है? एवरीवन सेम एस या बड़े वाला एस? यार ढंग का ऑब्जर्वेशन दो ना, कि अगर 2p के बाद जाना है मैम फिक्स है 3s, अगर 3p के बाद जाना है 4s, अगर 6p के बाद जाना है 7s। तो अगर मेरे को इतनी बात याद है तो अब मैं दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन लेती हूँ 30 के बाद वाली। 30 तक तो इसका मैं कुछ खास यूज केस समझा नहीं पाती। तो अब अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन लेनी है एटॉमिक नंबर 40, मेरे साथ साथ देखिए और सुनिए। अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले इसके नज़दीक नियरेस्ट नोबल गैस उठाओ, अपनी मर्जी की नहीं कि मैं तो आर्गन उठाऊंगी, मेरे को तो आर्गन याद है, नहीं, नियरेस्ट नोबल गैस उठाएंगे। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी? बातें नहीं मेरे को कराने दो, मुझे पता है कुछ लोगों को आता है। 40 से जस्ट पहले एक कौन सी नोबल गैस थी? क्रिप्टॉन। मैं यहां लिखूंगी क्रिप्टन और उसमें है 36। मुझे बताइए कौन से नंबर की नोबल गैस है? चौथे नंबर की। फर्स्ट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। चौथे नंबर की है तड़ाक से 4p6। इसके बाद क्या भरा जाएगा? तो 36 और 2 क्या हो गए? 38।
अभी भी थोड़ी थोड़ी मेरे को डायग्राम की यूसेज होगी, नेक्स्ट चैप्टर से डायग्राम की यूसेज खत्म हो जाएगी। तो किसी ने मेरे से आज पूछा था स्कूल में आएगा तो हमें पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, बस टेस्ट के बाद 2 क्लास दे दो, ये डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट वन लेयर एट ए टाइम। तो अब आप मेरे को बताइए 4p के बाद क्या भरा मैंने? अगर मेरे पास ये डायग्राम है, 5s के बाद क्या भर दूंगी? 4d। तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन यहां 4d। बताइए कितने भरूं? बस तो आ गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 4d2। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 2 अनपेयर्ड, क्योंकि ये तो पेयर्ड है, इसके अंदर तो सारे पेयर्ड है। d2, d में 5 पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, जब 2 हैं तो दोनों के दोनों क्या हुए? अनपेयर्ड। ठीक है, इसके बाद आता है 52, 56, 60 इन योर कॉपीज। 54 होता है तो इसमें तो नहीं आएगा ज़ीनॉन। इसमें मेरी मुसीबत फिर पड़ गई, मेरे को क्रिप्टॉन ही लेना पड़ेगा 36 एंड दैट इज 4p6। 4p6 के बाद भरा जाता है 5s2, तो 36 और 2 है 38। उसके बाद आता है 4d10 भर दूं पूरा अगर, तो क्या हो जाएगा? 48। मेरे को क्या करना था? 52। फिर जाऊंगी मैं डायग्राम पे और मैं देखूंगी 4d के बाद कौन भरा जाता है। 4d के बाद 5p भरा जाता है, तो 4d के बाद 5p में बचे कुचे भर दो, 36, 38, 48 और बचे 4। 60 करो बच्चों। ज़ीनॉन का क्या एटॉमिक नंबर था? 54। अगर ज़ीनॉन 54 है, ज़ीनॉन 5p पे जाके एंड होती है, मतलब उसके अंदर है बच्चों 5p6। अब 5p6 के बाद क्या भरना शुरू होगा? 6s2। तो यहां पर 5p6 है, 6s2 हो गया, 54 और 2 58। मुझे क्या करना था? 60। इसके बाद क्या भरा जाएगा? अपने डायग्राम में अगर देखें 4f। अब सब पेन छोड़ दो, यहां वो मामले आ गए, शुरू हो गए जो मेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब खुद मत लिखना कुछ। इसके बाद कायदे से क्या भरना चाहिए? अच्छा, आप ऐसा कहते तो मान लेते। 4f के बाद कौन सा भरना चाहिए? अगर 4f पूरा भर जाता तो 5d। अब समस्या क्या आई, यहां पे थोड़ा सा चीजें हिलने लगी, कुछ थोड़ी चीजें हिलने लगी। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू आफ्बाउ बोहरबरी वैसा नहीं हुआ। अब जब हम 54 से 2 इलेक्ट्रॉन डाल के पहुंचे 56 और मुझे पहुंचाना कहां पर था? 60। तो मैंने 56 भी कवर कर लिया इसके अंदर बेरियम। अब आगे बढ़ गई मैं 60 पे। तो अब अगर मेरे को आगे जाना है तो आप बच्चे क्या करते? 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भरते? 4 हो जाते 60, बट कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है नहीं। जहां से ये f इलेक्ट्रॉन दखल देना शुरू करते हैं वहां ना केमिस्ट्री थोड़ी बदल जाती है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, जब मैंने आपको दिया भी था, या हर जगह देखा होगा। एक तो पीरियोडिक टेबल पूरा बना हुआ है, मेन फ्रेम से नीचे 2 और लाइनें बना रखी हैं, लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स। वो जो 2 लाइनें हैं वो f ऑर्बिटल्स वालों की हैं। दे आर नॉट अलॉटेड राइट पोजीशन इनटू मेन फ्रेम ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ गड़बड़ है उनकी कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन यानी श्रोडिंगर के लेटेस्ट मॉडल के ऊपर ही पीरियोडिक टेबल बना है, तो यहाँ कुछ गड़बड़ होती है। वो क्या होती है, क्यों होती है, कैसे? नॉट टुडे एट ऑल। अभी आपको क्या होता है वो सुनना, समझना, याद करना, फ्राइडे के टेस्ट में प्रोड्यूस करना। क्यों मैं अभी थोड़ा सा समय है। क्लास 12th में एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया गया है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को हम किसी के साथ नहीं पढ़ पाए जिनमें एफ में इलेक्ट्रॉन जाता है। कुछ तो ऐसा माजरा होगा, तो उस माजरे का थोड़ा सा हमें वेट करना है। मैं नेक्स्ट चैप्टर में उसको 80% तो कवर कर डालूंगी। जो कायदे से इलेक्ट्रॉन किस में जाने चाहिए थे? 4f में, लेकिन 4f इज लाइक अ फोर्ट। इसमें एंट्री इतनी इजीली पॉसिबल नहीं है। डीप बरिड एंटी पेनल्टीमेट शेल है ये। देखिए, दिस इज वैलेंस शेल, दिस इज पेनल्टीमेट, दिस इज एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट शेल में जाने से पहले पेनल्टीमेट शेल को थोड़ा सा टोकन देना पड़ता है, टोल टैक्स समझ लो इसको। एक इलेक्ट्रॉन 5d में जब एंटर करेगा तब जाके 4f का दरवाजा खुलेगा फॉर रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर क्या आएगा? 3। तो 4f की एंट्री से पहले अक्सर, और ये भी कोई रूल नहीं है, इट्स नॉट फिक्स कि हर जगह 5d1 देगा, वो भी रूल तोड़ेंगे थोड़ा,
लेकिन 5D को भोग तो चढ़ाना पड़ेगा, हमें टोल टैक्स तो देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद 4f के अंदर बचे खुचे डालोगे। एटॉमिक नंबर 60 क्लियर। जहां भी f आए जस्ट कंसल्ट, जहां भी f आए यू शुड नो सम थिंग्स। अब ऐसे कैसे इतने याद कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, ठीक है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। अब मैं 60 के बाद आती हूं 69, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में चलें बच्चों। जिनॉन 6s2, 4f बाद में बात करती हूं, 5d1। अब बचे कुछ f में डलवाइए 69। अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखनी है जहां f आए, तो ये तो ध्यान रख लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देना था। मुझे 78 का दो, उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग चीज लाती हूं। 78 का दीजिए। अब 78 का देने के लिए कौन सी नोबल गैस उठाऊं? जिनॉन के बाद कौन थी? रेडॉन। भाई रेडॉन तो 86 था, नहीं उठा सकती। अब मेरे को क्या उठाना पड़ेगा? जिनॉन 54। इलेक्ट्रॉन वाले इश्यूज आएंगे, एफ ऑर्बिटल वाले। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए, बातें नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए एनसीईआरटी ढूंढने गई थी। ये +1 की एनसीईआरटी है आपकी सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का जो पीरियोडिक टेबल, उसमें एक एक की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो अगर आपको लगे मुझे क्या पता ये कहाँ से कंफर्म करूं, मैम ने 3-4 करा दिए, तो ऐसे तो 28 हैं जो नीचे हैं, या 28 एलिमेंट है जो गड़बड़ कर रहे हैं, तो क्या 28 की मेरे को याद रखनी है? नहीं। तो जब जब जो जो काम आपको इसमें मिलेगा, आप अपनी एनसीईआरटी के इस पीरियोडिक टेबल में हर डब्बे में उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वहां से कंफर्म करेंगे। और जहां आपको लगेगा ये तो मैम कुछ और है, आपने बताया था, कंसल्ट करेंगे। आई लेट एक दोगे, आपको ये तो पता ना 5D में पहले एक दे के आओगे। अब बताओ तुम्हारा एफ में 13 आ रहे हैं कि 12 आ रहे हैं? इसमें 14 आ रहे हैं। इसमें कौन से वाला? ये तो मेरा 69 है। अच्छा तुम अगले की बात, तो एफ पूरा भर रहा है, ठीक है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? एफ पूरा भरना भी चाहिए। आप मेरे को अब गर्ल्स, अब थोड़ी देर मुंह नहीं खोलना कि मुझे कुछ आप कराने दीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे तरीके से कराने दीजिए। आपकी परेशानी से मैं परेशान हो रही हूँ। यहाँ क्या लिखूँ? 6s2 एवरीवन। यहाँ पहले 4f का दरवाजा खुले उससे पहले 5D में कौन गया होगा? 1। उसके बाद ये 14 के 14 भरूंगी मैं। बताइए 78 पूरा हुआ ना? तो करो पूरा, पहले फैसला कर लो, सारे एक ही बोलो। 8। अब ये अपना एंटिसिपेट मत करो क्या हो जाएगा। ये होना चाहिए था, चेक कर लो 78 होता है। तुम ये गाना गा के कोई नहीं बोलेगा मैं एलकेजी यूकेजी के बच्चों की मैम नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, नहीं प्लीज, इट्स अ नाइटमेयर फॉर मी। सो ये आपकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। भी होनी तो यही चाहिए। मैंने कहा एफ ब्लॉक में लड़ाई पड़ेगी, तो वही कहा है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ? सबसे पहले अगर मेरे अगले ही दिन टेस्ट में आपको आता है इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, और मेरे ऑप्शन में ये नहीं होगा, अंदर वाले फुलफिल शेल कौन बताता है? जिनॉन डाल दिया ना तुमने 5p तक पूरा, क्या ये अंदर का है? यस, ये तो एंटी पेनल्टीमेट है। जो फिल्ड है और पेनल्टीमेट है या एंटी पेनल्टीमेट है, उसको कभी नहीं दिखाते कॉन्फ़िगरेशन में। एक स्टैंडर्ड तरीका है कि जिसने 5D8 भरा है, अंडरस्टूड है ना, वो 4f 14 भर के आया होगा। तो अब आप फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। 6s2 से पहले आपने क्यों नहीं दिखाया? आपको बुरा लगना चाहिए? नहीं, अंडरस्टूड है, जो 6s तक पहुंचा है वो 5p पूरा भर के आया होगा। तो एंटी पेनल्टीमेट शेल अगर वो पूरा भरा है, दिखाना नहीं बनता आपका। तो अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी बच्चों? 6s2 5D8। अभी आपके लिए ये है कि होना ये चाहिए, यही है ना, ये होना चाहिए। मैंने एनसीईआरटी से पढ़ के थोड़ी सी लड़ाई डाल दी। यस, एनसीईआरटी 11th क्लास की इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहती है कि इनमें आपस में कुछ तय हुआ, D10 के आसपास जाने की कोशिश हुई। हम पढ़ चुके हैं हल्का फुल्का कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड काफ़ी स्टेबल होते हैं, तो कोशिश तो होगी। तो यहाँ से कोशिश हुई, एक इलेक्ट्रॉन शायद यहाँ पहुँच गया और ये कॉन्फ़िगरेशन हुई 6s1 5D9। और अगर लेटेस्ट एनसीईआरटी में इस पे लौट आए तो ये सही, इस पे आए तो ये सही। ये काम आपका होगा। मेरे पास एनसीईआरटी 78 प्लैटिनम 5D9 6s1, you need to learn it।
5d8 का भी लालच तो होगा मेरे 10 हो जाए, उससे उसने 1 मांगा। आपका सवाल आ सकता है 2 क्यों नहीं मांगे? फेयर, चीजें जो हुई है नेचर में मैं उसको देख रही हूं। इसके जवाब आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे आपको कि क्यों ऐसा हुआ, क्या रीजन दे सकते हैं। तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट करने में शायद कोई प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए ऐसा नहीं हो पाया होगा। 77 की बात करते हैं। सो अभी आपको किस चीज के लिए अवेयर रहना है? 78 जैसे टेढ़ा केस आया, ठीक है। इसी तरह से 77 की मैं बात करूं, देखना 77 का मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है। करवा दो यार, तुम ठीक करवा दो, मुझे पता है गलत लिखा है, करवा दो ठीक सही। अब 78 की लिखवा के 77 पूछूंगी तो कुछ तो करूंगी ना। इतने तो इंटेलिजेंट, इतने तो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे बैठे हैं मेरे पास। हाँ बिल्कुल कम है बेटा जी। मुझे बताइए कितने भरूं मैं, कितने बच्चों? अब 78 में तो मैंने क्या किया, 5d8 की कोशिश को बताया, ये 9 तक पहुंचेगा। तो फिर हम में से कोई तो ऐसा अटकेगा जैसे ये अटका, फिर इसका भी 1 पहुंचाओगे? नहीं, 8 वाले के लिए 10 की गुंजाइश थी, 7 वाले के लिए तुम कैसे उठा लोगे यार? 3 है कहाँ उसके पास उठाने को? जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई वो कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में आ रहा है बेटा, मुझे तो आता है, तुम्हें नहीं दे सकती, आ रहा है, डोंट वरी, सबके रीजंस आएंगे, ठीक है। सो 78 जैसा 77 में नहीं लगा। अब थोड़ा थोड़ा जुगाड़ आप ढूंढना कैसे शुरू करोगे? भाई D8 तक ये बेहूदगी चल सकती थी कि उससे 1 मांग लिया, क्योंकि D9 ने मांगा, D10 हो गए, D8 को लगा शायद मैं भी दोनों मांग लूं, नहीं मांग पाए। D7 किससे 3 मांगेगा? है ही पड़ोसी के पास 2, तो उसे मांगा ही नहीं, गेम ही खत्म, उसको पहले ही पता है D10 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसके बाद जरा 94 और 112 करिए, फिर आगे चलते हैं। जो भी कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म करनी है एनसीईआरटी से करेंगे। मैं सारी लूंगी तो तुम लोग टूट पड़ोगे, छिड़ जाओगे, मैं वो नहीं चाहती। मतलब मैं मधुमक्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाह रही, थोड़ा सा होमवर्क देना चाह रही। सो टेस्ट में जरूर दूंगी वही वाले जिनमें छिड़ते हो ये गलत। आइए 94 और 112, तुम क्या देना चाहते हो वो दो, सही मैं दूंगी। 94 दीजिए सारे बच्चे। प्लूटोनियम 5f6 नहीं सॉरी 5f5, मैं लिख रही हूं बच्चों एनसीईआरटी से देख के। देखना यही दी है तुम लोगों ने, कुछ गड़बड़ की है मैंने? पक्का? अरे यार पहले लिखो बाद में लिखो, क्या फर्क है, सबको पता है कौन सा पहले। हाँ मैंने गड़बड़ की है, 5 आना चाहिए ना। कुछ सोच रही थी मैं और वो सोचते सोचते गलत लिख दिया। ये दिया है तुम लोगों ने, सुनो तुमने कैसे किया होगा। तुमने किया होगा पहले 7s2 भरा, राइट, वेरी करेक्ट। उसके बाद इसको हम 1 दे के चले, दरवाजा खुला, 5f5। F में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? F ने क्या किया, ये वही नीचे के 2 वाले हैं जो मेन फ्रेम से नीचे उठा रखे हैं ना अलग से, जिसको पीरियोडिक टेबल में आज तक हम फिट नहीं कर पाए, ये उन्हीं एलिमेंट्स में से एक आधा उठा रही हूँ बार बार। यहाँ क्या हुआ, और ये आपको क्लास 12 के चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक में याद कराया जाएगा। सिर्फ एफ ब्लॉक पे एक पार्ट है, सिर्फ डी ब्लॉक पे है। उनकी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन कुल मिला के 6 है। 6 ऐसे केसेस है, 6 आपको 12th में याद कराए जाएंगे, मैं 11th में करा के चलूंगी, बातें नहीं। अब इसमें क्या हुआ, 5f जैसे d का एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कितना होता है बच्चों, 5, फुल फिल्ड कितना होता है 10, वैसे ही f में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कितना होगा 7, और फुल फिल्ड कितना होगा 14। यहां फिर इसकी कोशिश हुई, गिव मी बैक माई टोकन, और यहां की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज 5f6 6d0 7s2। मैं बहुत कम बैचेस में ये लेने की हिम्मत कर पाती हूं। पिछले साल बैच बहुत अच्छा था, आई ट्राइड टेकिंग, दे टुक इट वेरी नाइसली। और इस बार भी पहले सोचा है आज की
बैच में कम से कम 15-20 बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनका राइट बनता है उनसे शुरू से डिस्कस किया जाए, 12th में बम ना फोड़ा जाए। तो ये उन बच्चों के लिए करा रही हूं जो ओपन हैंडेडली हर डिटेल को लेने में रेडी रहते हैं, दे एंजॉय दीज काइंड ऑफ थिंग, सिर्फ उनके लिए, बाकियों के लिए 12th में दोबारा लेंगे। एस में से क्यों नहीं लिया? इसका शायद मैं रीजन दे सकूं, हालांकि वो भी आगे 12th में आना है। एनर्जी गैप इनमें और इनमें इतना कम था कि बुरा नहीं माना आपस में, यहां और यहां एनर्जी गैप इतना ज्यादा था, एस बुरा मान जाता। दूसरा रीजन शायद इधर से किसी से सुन रही थी, फुलफिल्ड वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा। मैं सारी नहीं करा पाऊंगी आज, तुम्हें यहां कंफर्म करना पड़ेगा। और बच्चे बताते हैं हर साल कि मैम नीचे वालों में 6 कॉन्फ़िगरेशन टेढ़ी थी, बाकी हो गई। ये बच्चे आके बताते हैं अगले दिन कि 6 में था, 5 में था। एंड लेट मी टेल यू अगेन, ये अभी अगली क्लास में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये है डी ब्लॉक, इसमें 3 से 5 मिलेंगी एक्सेप्शनल इसमें। और हर साल क्लास के अच्छे बच्चे मेरे को लिस्ट ला के दे देते, मैम सिर्फ इतनी तो थी, चिपका लेंगे स्टडी टेबल के ऊपर, 4 नंबर मिल रहे हैं मेरे को उस बात के। आप बच्चे बताएंगे एक्सपेक्टेड से किधर मामला उल्टा हुआ, ये आपकी मेहनत, मैंने बताना शुरू कर दिया कि है। रीजंस टू अर्ली टू टेल यू। 112 के लिए तुमने नोबल गैस कौन सी ली? रेडॉन 86। उसके बाद चलो ले ही रखी है रेडॉन, देखो सबका 7s2 हुआ होगा, पूरा भरा है सब कुछ। वैसे बता दो इसके बाद क्या आना चाहिए था? ये 112 तक पहुंचा दिया, तो फिर तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन और 118 तक भी पहुंचा दिया, ठीक है। इसके आगे का काम खुद बीच। अब दूसरी चीज, ये चल रहा था क्लास में एक्सेप्शन, जिसका पहला पॉइंट आप लोगों ने यहां नोट कर लिया। क्यों ऐसा होता है कि डी में 5 या डी में 10, एफ में 7 या एफ में 14 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा स्टेबल? एक्सेप्शनल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों मानी जाती है? पहला पॉइंट तो सबको नोटेड था। अब दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला पॉइंट था बच्चों सिमेट्री, दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। व्हाट इज दिस एक्सचेंज एनर्जी? जरा उसको समझते समझते, राइट। आपके सामने मैंने 2 कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हुई हैं, एक लिखी हुई है D4 और एक लिखी हुई है D5। हमें क्या देखना है? D5 इज मोर स्टेबल देन D4। वाई? ऐसा क्या मिल गया सिमेट्री के अलावा जो D4 वाला D5 बनाने के लिए कुछ भी कर रहा है, आफबाऊ को तोड़ रहा है, और पड़ोस वाले 4s या 5s से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर रहा है, जो कि आफबाऊ अलाउ नहीं करता। किसी इलेक्ट्रॉन को कितनी मुश्किल है हाई एनर्जी में जाना, जबकि वो लो एनर्जी में रह रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो यहां पर एक रीजन क्या देखा गया? क्या मेरी क्लास जानती है कि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं पांचों? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? सब कुछ सेम, एन बी सेम, एल बी सेम, मतलब उनकी एनर्जी सेम, एनर्जी का कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो अगर एनर्जी बिल्कुल सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन भी आपकी तरह है बच्चा, टिक नहीं सकता अपनी जगह, ठीक है। इसको लगा चल एक्सचेंज कर लेते हैं पोजीशन, ना तेरा कुछ जा रहा है ना मेरा कुछ जा रहा है, कर ली। फिर इसको लगा अरे इसको भी करके देखते हैं। कितने एक्सचेंज हुए? 3। हर एक्सचेंज से वो इलेक्ट्रॉन थक रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, या क्या कर रहा है, मतलब वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, एनर्जी रिलीज होती है। विद एवरी एक्सचेंज जब इलेक्ट्रॉन को पता चला आई कैन एमिट लिटिल बिट एनर्जी, फिर तो काम चालू, एनर्जी एमिट होती है। और ये मैं कोई जुगाड़ नहीं बोल रही, दिस इज द फैक्ट। एनर्जी हर एक्सचेंज से एमिट होने लगी। तो फिर पहले इलेक्ट्रॉन को लगा मैं जितने पॉसिबल एक्सचेंज कर सकता हूं कर लूं। कितने एक्सचेंज हुए? 3। फिर दूसरे को लगा व्हाई नॉट मी ऑल्सो, इन दोनों में तो हो ही रहा था, इसलिए वो लाइन दोबारा नहीं बनाई। हाउ मेनी मोर? ओके। अब इसके बाद आपको पता है अगले वाला भी कहेगा मैं भी कर लेता हूं एक्सचेंज। हाउ मेनी टोटल एक्सचेंजेस? 6 की 7? इसके पहले वाला 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाला 1 2 3, 4 और 3 7 तो यही हो गए। आगे टोटल एक्सचेंज 10, टोटल एक्सचेंज इसमें आए 10।
किसके अंदर एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड विल बी मोर एक्सचेंजेस। D4 वाले को अगर लगता है पड़ोस का 4s उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे को 10 एक्सचेंज मिल रहे हैं। पहले मेरे पास 6 एक्सचेंज थे, यही देख के 4s को लगता है भाई 10 एक्सचेंज में तो एनर्जी हम बहुत सारी लिबरेट कर लेंगे, हम और ज्यादा फायदे में होंगे, तो लेट मी डू दिस फेवर बिकॉज इन नेट होल एटम इज गेटिंग मोर स्टेबिलिटी। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको नोट नहीं करने दिया था, अब नोट करिए एक्सचेंज एनर्जी। ये मेरे फ्राइडे के टेस्ट में क्वेश्चन है और अगर आपने इस तरह से नहीं दिया आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। तो मैं एक एक वर्ड बोल भी रही हूं, आप लिख भी रहे हैं। एवरी एक्सचेंज रिलीज एनर्जी, ठीक है, हर एक्सचेंज एनर्जी रिलीज करता है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल इन D5, क्योंकि D5 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल दैट इज 10। कितने? 10। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड गिविंग इट मोर स्टेबिलिटी। सिमिलरली D10 में भी यही होगा, ज्यादा एक्सचेंजेस। श्रेया है क्लास में? नहीं है दीपा, श्रेया नहीं है क्लास में। कहाँ पर बेटा? किसकी जगह क्या आएगा? दैट इज 10। हाँ तो 10 एक्सचेंजेस है ना इसमें। अच्छा 10 मोर एक्सचेंज रिलीज गिविंग इट मोर स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी, सॉरी। तो क्या दिक्कत है? ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी आई, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विक कर लो अगर जरूरत लगे आपको। सिमिलरली इन D10, D5 and D10 that is exactly half filled and full filled orbitals are more stable। और ये सिर्फ D के लिए नहीं, ये P के लिए भी एप्लीकेबल है, ये F के लिए भी एप्लीकेबल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। बट मोक्ष होल्ड इट, बट P में ये 2 जब इलेक्ट्रॉन रखे बैठा है पड़ोसी से उधार नहीं लेता 3 करने के लिए। यहां पर वो बोरो सिस्टम नहीं है इसीलिए यहां नहीं लिखा। F में बोरो सिस्टम हो सकता है, F की कॉन्फ़िगरेशन आप जब आप कर रहे हैं आपको दिख रहा है बोरो सिस्टम है, राइट, F में है। P में बोरो सिस्टम नहीं है इसीलिए मैं P का एग्जाम्पल यहां कोट नहीं कर सकती कि P में ऐसा कभी नहीं देखा P2 वाले ने S से 1 मांग के P3 कर लिया हो, नहीं। आउटर शेल्स में ये लेन देन नहीं चल सकता। 2s 2p में नो चांस, 3s 3p में नो चांस, 4s 4p में नो चांस। ये लेन देन था पेनल्टीमेट और आउटर के बीच। 3d 4s में चल रहा है, 4d 5s में चल रहा है, या 4f और 5d में चल रहा है। तो पेनल्टीमेट वालों में ये काम चल रहा है, आउटर वालों में नहीं। नोटेड एवरीबॉडी? कंप्लीट करिए इसको। सारे इलेक्ट्रॉन करेंगे ना, 20 नहीं हो जाएंगे एक्सचेंज आपस में। अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन है मोक्ष यहाँ पर, मान लो अब D10 है तो वो भी नहीं मैदान में कूद पड़ेगा, मैं भी करूंगा, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस D9 से तो बढ़ जाएंगे ना D10 में, ठीक है जी। लेकिन D6 में D5 से ज्यादा एक्सचेंज होंगे। जो पेयर्ड वाला है ना, तुम क्या कह रहे हो? D6 में D5 से ज्यादा होंगे तो वो D9 और D10 का समझ गए तुम? D9 और D10 का क्यों लगा रहे हो यहाँ पर? D5 और D6 नहीं, D5 और D10 में तो हो रहे हैं। D5 और D4 में समझ आ गया? D6 में कितने एक्सचेंज होंगे? वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको 1 मान लो,
जब भी पेयर हो जाते इनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता। ये अगले चैप्टर्स में हम यही पढ़ेंगे। एक्सचेंजेस बहुत कम हो जाएंगे। वेन एवर टू इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड विद ऑपोजिट स्पिन दे आर अनटचेबल। इनको टच करने के लिए मैं किसी को लाना पड़ता है। चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड क्यों बनता है, कार्बन ने 4 ही बॉन्ड क्यों बनाए, कार्बन के 6 बॉन्ड क्यों नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेंगे। थोड़ा सा अपनी क्यूरोसिटीज के घोड़े बांध लो आज। अब आप अगले चैप्टर वाले डाउट्स पूछ रहे हैं। ऑब्वियस है आज लास्ट क्लास है तो स्ट्रेच तो वहीं जाएगा थोड़ा सा, राइट। आगे चल सकते हैं। इसके बाद आपके डाउट्स बुरे नहीं है बच्चों, बट आज मैं एक का भी जवाब नहीं दे पाऊंगी, सो आई डोंट फाइंड डूइंग इट। ये आयंस वाली चीज मैंने लास्ट क्लास में करा दी थी, ठीक है। आई होप सबको याद है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक कॉन्सेप्ट के बाद। जब भी किसी सॉलिड को, अब ये सब कुछ नया, अब नो कॉन्फ़िगरेशन एंड आई होप नो क्वेश्चन बैंटर, थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ा सकूं। अगर एक सॉलिड को मेरे को मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर को एनालाइज करना है तो उसमें 2 तरह की क्लासेस आती हैं। एक तो ऐसा सॉलिड जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, और एक ऐसा सॉलिड या मैटर जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होता है। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने वाले सॉलिड को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जैसे अगर आपकी भाषा में बोलूं, अभी तो 12th में कुछ और बदल जाएंगी चीज़ें उसी डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में, कि लोहा, अगर आप आयरन देखो तो आप कहोगे वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको आप शायद पैरामैग्नेटिक में रखें, और ठीक भी है अभी तो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन शो करे। एक्चुअली हर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एवरी इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वन मिनी मैग्नेट। तो जितने भी, अब केमिस्ट्री में मैं कैसे देखूं, मैं इलेक्ट्रॉन को रख के तो नहीं देख सकती मैग्नेटिक फील्ड में, तो मेरे को तो कोई और डेफिनेशन लानी पड़ेगी। इफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो अब आप एक चीज सोचिए, जैसे कि मैंने आपको P की कॉन्फ़िगरेशन ये दी, मैं मान के चल रही हूँ P से पहले S भरना मेरे बच्चे अब जानते हैं। P में मान लीजिए ये है, ये मैग्नेट और ये दूसरी मैग्नेट। जब भी चार्ज की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है। अगर चार्ज क्लॉकवाइज घूम रहा है और चार्ज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसिल ईच अदर, इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। यानी इस मैग्नेट ने इस मैग्नेट के मोमेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इन दोनों की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां तो कितने हैं, 2, वो सब्सटेंस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड हो, वो सब्सटेंस क्या होगा, डायामैग्नेटिक। बिना पेन पेपर उठाए मेरी क्लास जवाब दे, शुरू से लास्ट क्लास, और आज मैं अनपेयर्ड पूछती आई हूं हर जगह टू डू दिस क्वेश्चन। आयरन एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि डायामैग्नेटिक? 26। सिंस इसका एटॉमिक नंबर 26, और लास्ट क्लास में मैंने इंश्योर किया था आपको एक जुगाड़ देने का, 26 है तो D6 4s2, 3d6 4s2। इसमें कितने अनपेयर्ड, 4। जिन्होंने 6 बोला प्लीज चेक, डी में 6 भरे, 1 2 3 4 5, छठा वापस पेयर्ड, तो कितने अनपेयर्ड, 4। तो मैं क्या बोलूंगी, इट इज पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक, इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जिंक पैरा की डाया, क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर था 30, 3d10 4s2, ऑल पेयर्ड, पक्का डायामैग्नेटिक। एक था पैरामैग्नेटिक, एक था डायामैग्नेटिक। क्या ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं? चेक। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इट इज 3d5 4s2। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देखूं, मैं आयंस की नहीं नॉर्मल मेटल की कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूं। ये भी 3d4 लिखते ही मेरे को याद आ जाएगा, नहीं 3d4 तो एक उधार ले लेता है, 3d5 4s1। इसमें कितने अनपेयर्ड, 5। इसमें कितने अनपेयर्ड, 6। ये भी अनपेयर्ड है।
मैं अभी नॉर्मल की बात कर रही हूँ, अभी मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, आयंस पे आऊंगी। बट क्या नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देख के मुझे पता चल गया? अब मेरे को क्लास में मैंने आयंस की कॉन्फ़िगरेशन कराई और आज मैंने मैग्नेटिक बिहेवियर कराया, तो मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्या करूंगी, आयंस की कॉन्फ़िगरेशन पे पूछ लूंगी आपसे, बताइए। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जब तक बनानी आपको नहीं आएगी तब तक आप आयंस की कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं दे सकते। मैं मैंगनीज के कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं? 2 और 1 3, तो यहाँ क्या बचेगा? 3d4। यहाँ कितने निकालने हैं? 2, एक ये निकाला एक ये, बोथ आर इक्वली पैरामैग्नेटिक, दोनों में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, तो पैरा और डाया सबसे हो जाएगा। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिना पेन पेपर वाले, कोई पेन पेपर ना उठाए। स्कैंडियम का 21st इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर दीजिए। स्कैंडियम है 21, किसी को ना याद आ रहा हो, 3d1 4s2, 21वां इलेक्ट्रॉन पूछा है, सबसे बाहर वाला नहीं पूछा। हाँ जी, हाँ वही तो गलती हो रही है, एक तरफ से 4 और एक तरफ से 3 आ रहा है, तो मैं तो गलती आइडेंटिफाई कर रही हूँ, तुमसे नहीं हुई, किसी से हुई। मैं क्या कह रही हूं आपको, 21वां इलेक्ट्रॉन, पहले 4s2 भरा गया, ये 19 और 20 था, 21वां इलेक्ट्रॉन ये था 3d वाला, तो जहां से n इज टू 4 आया और एक तरफ से n इज टू 3 आया, तो मामला तो मेरे सामने आ गया ना गलती का। तो इसके 3 क्वांटम नंबर अगर मेरे को पूछे होते, क्वांटम नंबर अक्सर ऐसे बता देते हैं, शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन है ना, शॉर्डिंगर के हिसाब से 3d के लिए क्या होगा, पक्का 3 2 कॉमा भी नहीं लगाते, माइनस कोई भी दे दो, अभी तक तो हमें नहीं पता किस में पहले भरा गया है, तो तुम लोग -2 भी दे सकते हो, -1 दे सकते हो, 0 दे सकते हो, +½ -½ क्यों नहीं लिख रही मैं यहाँ पे, शॉर्डिंगर ने 3 ही दिए थे। ये तो मैं एक वैसे इंफॉर्मेशन दे दी, बट क्वेश्चन में आपको क्योंकि चारों पूछे हैं, देने तो आपको चारों पड़ेंगे, 3 2 -2 और +½ आंसर ये होगा। ये मैं एक इंफॉर्मेशन लास्ट क्लास में देना भूल गई थी, सोचा इस क्वेश्चन के थ्रू दे दूं बस, कि ऐसे भी लिखा किसी क्वेश्चन में मिले तो क्या नामत आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, राइट। चलिए इसका भी अंदाजा दीजिए, और जो लोग करके आए हो डीपीपी वो नहीं, जो ना करके आए हो वो। यस एक बिल्कुल सही कह रहे हो, एक ट्राई पॉजिटिव आयन X+3, उसके कॉन्फ़िगरेशन अगर ये है तो मुझे बताओ X की क्या होगी। वही चाहिए, अंदर के तो क्यों ही चाहिए। हाँ बोलो बोलो प्रभा, इतना आसान होता तो पिछली क्लास में कॉन्फ़िगरेशन 10 मिनट में खत्म कर चुकी होती। अच्छा 3 निकाले मैम, 3 इसमें डाल देते। यार सोचो, पिछली क्लास से गला लगा रही हूं अपना मैं। 3D से पहले कौन भरा जाता है, 4s, और ये कैटेगरिकली लास्ट क्लास में बताया था, निकालोगे ड्राइंग रूम से, बाहर वाले से पहले निकलते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले से निकाले गए होंगे। ओके, बाहर वाले में कितने भरे हैं, 2, तीसरा तो आ ही नहीं सकता, तब जाके तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी ने यहां से निकाला होगा। तो अब मेरे को 3 ऐड करने हैं, 2 तो इसमें, तीसरा किसमें, इसमें। ये है मेरा आंसर, ये है जेईई नीट के पूछे गए क्वेश्चन और स्कूल पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन। प्लीज जल्दबाजी नहीं करी, मैथ्स नहीं है जब 5 और 3 8, ठीक है, लॉजिक लगाना पड़ेगा इसके अंदर कहां से। अंडरस्टूड। इस तरह के क्वेश्चन के एक्सपोजर के लिए हम तैयार हैं, हमसे कोई पूछे तो कर सकेंगे। एनीवन, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा मामला। अब मैंने ट्राई पॉजिटिव कैटायन क्लास में करा दी और मुझे टेस्ट में देना होगा, मैं सेम तो नहीं दूंगी, क्या पता मैं डाई पॉजिटिव एनायन दे दूं 2 नेगेटिव साइन के साथ, और पूछूं जी कुछ भी मेरी मर्जी, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ डालने होंगे वो तुम सोचो, ठीक है, सोचवाऊंगी, अभी ऐसी बात नहीं है। बात समझ में आई कैसे करते हैं। चलिए क्लास का लेवल आपको समझ आ रहा होगा, ठीक ठाक बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस में। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन electrons in orbitals having n+l5 n+l5 ऐसे ऑर्बिटल्स n+l=5 वालों में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पहले तो मेरे को ऐसे ऑर्बिटल ढूंढने जिनका n+l5 होता है, तो 5s का चेक करना, मैंने अपने अंदाजे से लिखा जल्दी जल्दी कि बच्चे बताएंगे। चलो इसका कोई तो मुझसे मिस भी हुआ होगा,
5f होता तो है, लेकिन उसका कहाँ n+l5 आएगा। 3 का भी दे दिया पॉसिबल, 2 का कोई हो ही नहीं सकता 5। चलो गुड। कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 2। इसमें कितने? इसमें कितने? आ गया आंसर। जस्ट थोड़ा सा ट्वीक करती हूँ क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मेरे को जेई में डालना है सेम, बस एक फ्रेज और जोड़ दूंगी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन n+l=5 विद +½ स्पिन? 9। ये 2014 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सेम 9। इंटीजर टाइप आंसर होते हैं ना, एक क्वेश्चन आता है, एक सेक्शन आता है, 0 से 9 हो सकता है आंसर, मतलब कैन एनी इंटीजर, सॉरी, इट कैन बी 0, इट कैन बी 90, इट कैन बी 100। ऐसे क्वेश्चन 5 आते हैं जेई में। आपको एक आधे क्लास के टेस्ट में मैंने एक्सपोजर भी दिया है, जिसका आंसर हैज टू बी अ नंबर। ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन आया हुआ है। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए, अगर किसी एटम में k ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल, अब तो ऑर्बिटल KLM बोर ने दिया था बट हमने पकड़ा है उसको, मॉडर्न मॉडल ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। k ऑर्बिटल में 2, l ऑर्बिटल में 8 और m ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो इसका एटॉमिक नंबर बताओ। 18। 8 और 8 और 2 कितना एटॉमिक नंबर? 18। बढ़िया। टोटल s इलेक्ट्रॉन्स कितने? मेरा पेन चल पड़ा उसके बाद बताओ तो मजेदार बात नहीं है। कितने? 6। सारा इंटीजर टाइप दे रही हूं जिसके आंसर एक नंबर हो। क्लियर हो रहा है? आकर्षित हो जाएगा? ओजस समझ आ रहा है? तो ओजस टोटल p इलेक्ट्रॉन्स इसी में हैविंग स्पिन +½ मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है। 6। मतलब पता ही नहीं चल रहा किसी को तुम लड़कियां 6 बोल रही हो। नीचे के फ्लोर तक 6 की आवाज जा रही होगी। मुंह बंद रखो। 6, यू किल्ड इट। सो एनीवेज, मुझे पता है सबको आता है, लेकिन क्यों नहीं पूछने दे रहे मेरे को? ले आऊं फिर बहुत हाइपर डिफिकल्ट चीज, थोड़ी सी इजी चीज आइए कराने दो यार। 6 जी। अब p इलेक्ट्रॉन्स टोटल, पहले तो मैंने कितने देखे? 12। उन 12 में से कितनों की स्पिन +½ होगी? 6। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पढ़ना ना पड़े। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो, गलत हुई तो दिक्कत तो होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको घर जाके पढ़ना नहीं चाहिए। ये क्लास की अटेंटिवनेस से रिटेनेबल क्वेश्चंस हैं। बोलो जी। अगर क्या कहते हैं नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स और 2 ऐसे क्वेश्चन, अब बताओ, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? नहीं उन्होंने ऐसे +½ लिख रखा है, तो उसमें हम -½ वाले भी डाल दो। वही बात है ना, +½ को आप तो मैक्सिमम ही दोगे ना, उसमें मैक्सिमम वर्ड लिखा होगा, तो मैक्सिमम में आप क्या दोगे फिर? ठीक है, राइट। चलिए, आर्गन की ये मतलब एक एलिमेंट की ये कॉन्फ़िगरेशन है। सॉरी नहीं, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर भी करो, देखते हैं, हम तो अभी भी गलती करेंगे। एक ट्राई पॉजिटिव आयन की ये कॉन्फ़िगरेशन है, एक्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? लाओ मोक्ष, पहला गलत था, अब तुम्हारा बनता है सही करना। यस, 3 इलेक्ट्रॉन छीने गए थे, वो लौटा दो। 3d5 और 4s2, तो दूसरी बार में तो आ ही जाता है। और फिर तीसरी बार जब टेस्ट होगा वेडनेसडे, उस दिन आई विल कम अप विद समथिंग मोर ट्विस्ट। उसमें फिर मैं एक ट्विस्ट डालूंगी, जो फोकस से ध्यान से कर रहा होगा तो उसका सही। 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे। तो वो जो तुम लोगों ने मेरे को बताया ना, हमारे नंबर 98% आए, 95% आए, 96 आए, इतने आए उतने आए, अब तुमको हम आदत डालेंगे, बस ये क्लास 10 तक ही होता है। इसके बाद 60%, 70% में चौड़े होके निकलते हैं मैम, और बनता है हमारे टेस्ट में तुम 70% ले आओ तो मतलब यू आर इन राइट फ्रेम। ठीक है, चलिए, अब ऐसा और क्या क्या मिल जाता है मुझको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो मेरे पास एक एक लाइन नोट होगी। व्हाट इंफॉर्मेशन आई कैन गेट इफ आई हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पे मैंने 2 दिन क्यों लगा दिए? तो इंफॉर्मेशन इससे क्या मिलती है? एक तो मिलता है मैग्नेटिक नेचर, पैरा है कि डाया है, तुम लोगों ने निकाल के दे दिया मेरे को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही मिली, पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब मिल गया, और
तुमको पैरा या डायामैग्नेटिक बिहेवियर पता चल गया। फर्स्ट पॉइंट ओवर। सेकंड पॉइंट, अब आप लोग एक बार यहां देखो, फिर नोट करना, ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन पे भी घूम रहा है, अपनी स्पिन पे भी घूम रहा है, तो उसका एक तो स्पिन की वजह से मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है हर सर्कुलर मोशन का, यहां दो सर्कुलर मोशन है, एक तो ये, इस मोशन को क्या बोलूंगी? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसकी वजह से बनने वाले मोमेंटम को। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी मेरे को पता चल जाता है। ये सारा अभी एनसीईआरटी बेसिक चल रहा है, कोई मैं जेई नीट का तूफानी टॉपिक नहीं लाई हूं अभी, वो सब के लिए मैंने मंडे की क्लास रखी है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज दिस। अब ये क्या है फॉर्मूला? एस एस प्लस वन। वॉट इज एस? ध्यान से लिखते लिखते सुनिए। एस का मतलब है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन क्या होती है अब समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को आप कितना मानते हो? प्लस हाफ। सपोज प्लस माइनस का तो हम वैसे भी कुछ खास नहीं फर्क कर रहे। अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन एवरीवन क्या होगी? प्लस हाफ। उसको हम दुकेला कर दें या उसको हम पेयर कर दें तो एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, जीरो हो जाएगी। तो ऐसे में टोटल स्पिन क्या आएगी? जीरो। यहां क्या पुट करूंगी? जीरो। लेकिन अगर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्या आएगी? हाफ हाफ हाफ, तीन बार ऐड कर दो तो क्या आएगा? 3/2। प्लस माइनस तो थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दीजिएगा क्योंकि इसका कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आंसर स्पिन का क्या आएगा? 3/2। तो अब मेरे पास हाफ, 3/2, इस तरह से टोटल स्पिन आई। वो मुझे यहां पुट करके क्या रिपोर्ट करना होगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये कोई ऐसा तोड़ू न्यूमेरिकल नहीं है जिसकी मैं प्रैक्टिस कराऊं। कहाँ हमने बोहर, रेडबर्ग और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के किए हैं। अब मैं ये नहीं कराना चाहती इतने बड़े बच्चों को। बच्चों यहाँ पे हाफ पुट करो, देखो क्या आंसर आता है। तो स्क्वायर रूट की टर्म्स में ही आपको आंसर देना होगा होपफुली। तो वो तो हो जाएगा एवरीवन। 3/2 अगर स्पिन होगी तो एस की जगह 3 पुट करके हैंडल हो जाएगा। चल सकती हूँ आगे। तीसरी चीज, लास्ट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन के ऊपर अगर चार्ज घूम रहा है तो उसका अपना एक वो मिनी मैग्नेट है, उसका अपना एक खुद का मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। और उसकी वैल्यू कैसे? मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है म्यू, माइक्रो वाला, और ब्रैकेट में अंडर रूट के अंडर देखिए साथ में क्या लिखा है? n, ब्रैकेट में n+2। दिस इज यूनिट। आप लिख रहे हैं, साथ साथ मैं भी लिख रही हूं। BM एक यूनिट है इसकी, जिसको कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन, इट इज BM स्टैंड्स फॉर बोहर मैग्नेटॉन, यूनिट है इसकी। अब व्हाट इज n? आ रही हूं, मेरे को कंप्लीट करना, तो जब मैं कहूं आ गया समझ, ओवर, तब बात करना। n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब भी के अब भी मेरी क्लास मेरे को बताए, आयरन 2+, पूरा 1 मिनट लेके, पेन पेपर नहीं, रिलैक्स होके, टेक योर टाइम। आयरन 2+ का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दीजिए। n is number of unpaired electron। शुरू से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनवाती आई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आयरन 2+ में? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आंसर नहीं। आयरन 26, आयरन है 26। 26 का क्या है? 3d6 4s2। 26 का 6 पकड़ लेती हूं मैं। तो आप एटॉमिक नंबर हमसे टेस्ट में भी पूछ सकते हैं, एटॉमिक नंबर हमें देने होते हैं, ठीक है। अब इसमें से कितने निकाल दूं? आयरन 2+, ये 2 निकाल दूं। अब 3d6 में कितने अनपेयर्ड? तो यहां पुट कर दो 4, 4 + 2, कितना आया? √24। आंसर रूट की टर्म्स में ही निकलता है। तो ये बहुत डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन हुआ। अगर म्यू इज इक्वल्स टू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4, 4 + 2, आपने आंसर दिया √24। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 4 ऑप्शन बता देंगे क्या करना है। और आपको लगता है इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो तो कर लेना, क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है, क्या दोगे इसको सिंप्लीफाई करके? 2√6। फिर डिपेंड करेगा चार ऑप्शन में से क्या दिया, और अगर स्कूल पेपर का या सब्जेक्टिव है आप ये और सिंप्लीफाई करके दोगे। स्कूल टीचर को तो नाराज नहीं करोगे, आपने सिंप्लीफाई करके देना है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, म्यू तो सिंबल है, इट इज सिंबल। मैग्नेटिक मोमेंट का आगे पूरी केमिस्ट्री में सिंबल म्यू है। ये यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, चलें आगे बच्चों। बिना पेन पेपर के, ये तो मैंने करा ही लिया, Fe2+ अभी अभी। ये बताओ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चेक फॉर्मूला। मैग्नेटिक नहीं पूछा, मैग्नेटिक था म्यू वाला, मैंने पूछा है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास है। थोड़ा सोच लो पहले। फॉर्मूला फिर दिखा देती हूं। टोटल स्पिन चाहिए मुझे। अब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। हाँ बोलो बच्चे। √3 मतलब H/, तो भूल जाए तो हर एक में लगना है, इसको तो हम H कट में डाल देंगे। इसके लिए √3 आ रहा है, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4। अगर ओरिजिनली ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 से चलूं तो ये होनी चाहिए 1s2 2s2 2p4। 2p4 इज दिस। -1 का मतलब क्या है? आपने इसे एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया जी। अब अनपेड कितना बचा? 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन का थोड़ी पुट करनी है मेरे को वैल्यू, क्या पुट करना है? स्पिन। जब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है उसकी स्पिन क्या होगी? हाफ +1। इसको पता है, अब आप क्वेश्चंस में देंगे H कट कर देते हैं इसको। H कट मीन्स H/2π के लिए शॉर्ट फॉर्म H कट। असली तो ये देखना है हमने। कर लेंगे बच्चे इसको, जैसे मर्जी इसको सिंप्लीफाई करना चाहे, आपका हेडिक। मैंने वैल्यू पुट करके दे दी। इतना एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके काट पीट हो रही है तो वो बच्चे कर सकते हैं। इज इट ओके एवरीवन? चलिए, तो मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए। अब आती हूं लास्ट पार्ट ऑफ टॉपिक टुडे, जिसमें मेरे को एक हिस्सा करा के आपका टेस्ट कंडक्ट करना है एनसीईआरटी बेसिक, और उसका दूसरा हिस्सा जो सिर्फ जेई नीट में आता है या ओलंपियाड्स में आता है, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें आता है, वो कंटिन्यू होगा मंडे। तो एक आखिरी हिस्सा है जिसके लिए मैंने कहा था इट्स अ हैवी टॉपिक, ध्यान से करके आइएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। तो अब इसमें अगर फिर आपका मुंह कम खुले तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि इसका कुछ भी आपको अपने आप पल्ले नहीं पड़ सकता, ये कुछ और ही अलग दुनिया की बात है। पहली बार में एक्सेप्टेंस आता है, दूसरी बार में बेटर समझ आता है। तो मंडे को इसी टॉपिक को दूसरी बार लेंगे। ये हर साल का रूटीन है, ठीक है। इस चैप्टर में आप मेरे से साल के एंड में, इस बार भी जो +1 थी उन्होंने रिवीजन जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर से, तो उन्होंने 2 टॉपिक बोले थे रिवाइज कराने को, एक रेडबर्ग, एक प्रोबेबिलिटी, बस। बाकी तो कुछ खास नहीं, मैम कर लेंगे। तो ये वो 2 टॉपिक्स हैं जो आप रिवीजन मांग सकते हो, इसीलिए हम पहले इसको पकड़ेंगे, राइट। ये तो सबके पास था, ये तो नोटेड है, ये तो नोट करने की जरूरत नहीं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिससे मेरे को लेटेस्ट मॉडल क्वांटम नंबर्स वाला मिला, तो आई एम नॉट टेकिंग दिस, बट यहां से मेरे पास देखिए, अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ ग्राफ बना सकते हैं, याद हो जाएंगे। ना बने, काट पीट हो रही हो तो आप याद करिए, घर जाके बनाइए। बट मैं बहुत स्लो स्पीड में अनइंटरप्टेड पढ़ा रही हूँ, 5 से 6 स्लाइड्स का खेल है सारा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा फोकस और फ्लो चाहिए, राइट। शेप्स ऑफ ऑर्बिट, जब मेरे पास S, P, D, F और हाइपोथेटिकली G भी आ चुका है, चाहे वो उतने एलिमेंट नहीं बने, बट मेरे को पता है बनेंगे तो मेरी तैयारी पूरी है। इनके शेप कैसे मिलेंगे? आप सोचो, ये जो है बड़ी तूफानी चीज है, पहले वैसे सोचते हैं प्रैक्टिकली। शेप कैसे बना सकते थे हम लोग, शेप कैसे ला सकते थे? 95% तक जहां जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी थी, उसको एक इमेजिनरी बाउंड्री देंगे हम आज बस, और वो शेप आ जाएगी। शेप कैसी आई देखेंगे। आपको पता ही है, एक तो शेप में इशारा ही कर रही हूं क्या आने वाली है। ये शेप कैसे पता चलेगी?
इतने सारे डॉट्स की बाउंड्री बनानी पड़ेगी मुझे, वो किससे मिले, जाई या जाई स्क्वायर से। लेट्स रिवाइज जाई क्या था, रिवाइज करूं, लिखना नहीं इसको। जाई इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। जाई स्क्वायर क्या है, जाई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इन 3D स्पेस, तीनों एक्सिस में। अब अच्छा, इस टॉपिक को लेके आप स्टाफ पे डिपेंड करेंगे, थोड़ी दिक्कत होगी, उनकी एक्सपर्टीज यहाँ नहीं है। अगर इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत आती है, यू कैन सी रिकॉर्डेड लेक्चर का आखिरी वाला पार्ट अगेन एंड कम टू मी फॉर एनी क्वेश्चन। सो अब प्रोबेबिलिटी कर्व्स इज माय टॉपिक। प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, जहां जहां 95% तक आई उसको सिर्फ एक लाइन दे देंगे बस, अब ये काम बचा है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी कर्व्स के टॉपिक में घुसती हूँ तो सबसे पहले मेरे पास आता है, सबसे पहला ऑर्बिटल 1s, फिर 2s, उसके बाद अभी मैं s की ही बात करूं, शेप s की अलग है, p की अलग है, d की अलग है, f की, तो सारे s की बात कर रही हूं। 1s 2s 3s क्या है इसमें, जाई, जाई माने एम्पलीट्यूड। जब ये क्या है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ये 0 माने जस्ट न्यूक्लियस के पास या न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस के पास जाई इलेक्ट्रॉन वेव का सिग्नल देख रहे हैं कितना जबरदस्त ऊंचा आया। जैसे जैसे मैं उससे दूर जाने लगी उसका सिग्नल गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और एक टाइम ऐसा आया जब बहुत कम हो गया। बहुत कम को तो हमने वैसे भी नहीं देखना, हमने तो हाई सिग्नल को देखना है। ऐसा मिला 1s में। मैंने x एक्सिस में किया सेम ग्राफ, यानी ये पॉइंट है, ये न्यूक्लियस है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैंने x एक्सिस में देखा, सॉरी x एक्सिस में देखा, y एक्सिस में देखा, z एक्सिस में देखा, तीनों एक्सिस में देखा, एग्जैक्टली सेम ग्राफ आया। इसका मतलब 1s की शेप 95% तक जो मेरे को चाहिए वो ऐसी होगी जो सिमेट्रिकल है। चाहे मैं x एक्सिस में जाऊं सेम, मैं y एक्सिस में जाऊं सेम, मैं z एक्सिस में जाऊं सेम, सिमेट्रिकल शेप एक ही है हमारे पास, स्फेयर। यहां से मुझे पता चला 1s तो पक्का स्फेरिकल होगा, ठीक है, मान गए, ऐसे ही शेप ढूंढी गई। फिर आते हैं 2s पे। जब 2s पे आए एक सरप्राइजिंग चीज हुई। एक टाइम वो शुरुआत वैसी थी, मेरे से जुड़ गया, बट ठीक है, जो जुड़ता नहीं है थोड़ा सा पास होता है, मैग्नीफाई करेंगे तो थोड़ा सा पास होता है। यहां से चलते मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चिपकता नहीं है, थोड़ा सा दूर होता है। तो यहां से जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाती गई, देखिए जाई घटता गया घटता गया। एक टाइम पहली बार ऐसा आया जहां पर जाई 0, नो पॉसिबिलिटी कि यहां पर वेव हो। तो 0 जिस जगह होता है, अगर एक धागे को लेके मैं चल रही हूं, एक गांठ आती है, उसको कहते हैं नोड। नोड क्या है, गांठ, कि वो धागा मेरे यूज का नहीं है। आप किसी स्टेम में देखेंगे नोड्स हैं, प्रोपगेशन वहीं से होता है, नोड हर जगह मिल रहा है नेचर में। तो वो जो पॉइंट आया, वो जो जगह आई जहां पर जाई इज 0, इलेक्ट्रॉन वेव का सिग्नल ही नहीं मिला, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ओके, उसके बाद बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन वेव फिर बढ़ती गई। दिस प्लस एंड माइनस मींस क्रस्ट एंड ट्रफ। ये एक वेव फंक्शन दिखाने का तरीका है कि 0 के बाद जो भी आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो देखा तो लो जी, फिर डिस्टेंस बढ़ता गया, फिर जाई बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया, प्रोबेबिलिटी आपको पता है कभी 0 तो हम मानते ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ये होगी वो थोड़ी सी 2-4-5% वाली, एंड ग्राफ इज एंडिंग। इससे मुझे क्या पता चलता है, और तीनों एक्सिस में सेम, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों में ग्राफ सेम आया। इसका मतलब शेप तो इसकी भी स्फेरिकल होगी, क्योंकि ऐसा सिर्फ सिमेट्री एक ही शेप में मिल सकती है, वो है स्फेयर। व्हाट अबाउट दिस, इसको नाम क्या दिया गया, रेडियल नोड। रेडियस के अक्रॉस चलते चलते रास्ते में जो नोड आया उसको क्या बोल दिया गया, रेडियल नोड। एक नोड आएगा बीच में, इसको शेप में कैसे एडजस्ट करूं, तो इसको मैंने जो लोग नोट कर रहे हैं मेरे साथ ही नोट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को फ्लो चाहिए तो मैं वेट नहीं करूंगी, मुझे वो चीज याददाश्त में चाहिए। तो जो लोग बिल्कुल साइलेंटली देख रहे हैं, आई एम एज्यूमिंग उन्हें नोट नहीं करना है, गुड, वो सुन रही है, समझ रहे हैं। सो अब 2s के इस ग्राफ को शेप में आपके लिए शॉर्डिंगर बदल के देते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के बस का काम था, हर किसी को नोबेल नहीं मिलता। बाकी लोग तो जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट को लेके काम करते हैं। तो यहां पर जो नोड आई
अब ध्यान से देखो शेप क्या है, स्फेयर है। न्यूक्लियस से दूर जाते गए रास्ते में एक ऐसा वॉल्यूम आया, एक ट्यूब ऐसी आई जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, टोटली इनफर्टाइल। और उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी बढ़ी और उसके बाद फिर घटनी शुरू हो गई। 95% तक जहां थी उसको मैंने इमेजिनरी बाउंड्री दे दी। जब मैं 3s में गई तो ग्राफ ऐसा। अब तो बच्चे देख के पहचान लेंगे कितने नोड आए। 2 ट्यूब थी बीच में, 2 बेल्ट थी ऐसी स्पेस में, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा बाकी सब जगह मिलेगा। 95% वाले को मैंने बाउंड्री दे दी। शेप समझ आई? श्रोडिंगर ने जो समझाया, मैं समझाने लायक हुई कि नहीं वो देखना है कि आपको मैंने श्रोडिंगर के आउटपुट को आपके पास पहुंचा दिया। अब रेडियल नोड 1s में कितने थे बच्चों? 0। तो रेडियल नोड का एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकालते हैं। मेरे से 7s का कोई पूछे तो मैं कोई डायग्राम या ग्राफ थोड़ी पूछती फिरूंगी। तो मैं रेडियल नोड का एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे रही हूं जो चारों ऑर्बिटल के लिए कामयाब होगा, चारों के लिए, और पूछा जाता है। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। तो 1s का n क्या है? 1। 1s का l क्या है? 0। 1s का l क्या है? 0। तो 1 में से अभी तो मैं क्या माइनस कर रही हूं? 0, और उसमें से फिर क्या माइनस करना है? 1। टोटल रेडियल नोड्स कितने? 0। हेंस ग्राफ। 2s में कितने नोड्स? 1। 3s में कितने नोड्स? 2। जो नोट कर रहे हैं वो, और जो देख के सोच के याद कर रहे हैं वो, हैव अ लुक केयरफुली। तो 1s की शेप अगर मैं पूछूं आपको सिर्फ स्फेयर बनानी है, 2s की शेप पूछी, हम स्फेयर बना के आ गए। सॉरी, बिना नोड के आपका स्फेयर एक्सेप्ट नहीं होगा। राइट? शेप क्लियर? 1s की, 2s की, 3s की, सिर्फ नोट बढ़ाने। नहीं, ये है ना बाउंड्री। 95% तक की बाउंड्री ये है, इमेजिनरी बाउंड्री। बाई चांस बीच में एक ऐसी बेल्ट आई जहां 0% भी था, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो गया, तो मेरे को तो बाउंड्री कहां देनी है? मैक्सिमम वाले को तो इंक्लूड करना ही है ना, आई कैन नॉट एक्सक्लूड दैट। इसीलिए क्लियर? नोड का कॉन्सेप्ट। इन नोड्स का नाम क्या है? रेडियल नोड, जो अक्रॉस द रेडियस चलते चलते रास्ते में बेल्ट्स आती है। हो जाएगा इतना? S की शेप स्फेयर बना लेंगे। 1s की, हाँ जी। 3s के ग्राफ में आपको कुछ नहीं समझना, आपको देखना है 2 नोड्स आए, पहले रेडियस न्यूक्लियस से दूर जाती गई मैं, जाई घटता गया, 0 नोड आ गया। उसके बाद फिर जाई बढ़ा, बट ग्राफ में 0 के बाद मेरे को नेगेटिव ही लेना पड़ता है वेव्स के लिए, तो मैंने नीचे ली। फिर बढ़ा, रीचेज अ मैक्सिमा। उसके बाद फिर घटा एंड रीचेज अनदर 0। उसके बाद फिर बढ़ा, फिर घटा। तो हाउ मेनी नोड्स? 2। एंड इट केम आउट टू बी सेम इन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, मतलब ज्योमेट्री इज अगेन स्फेयर। क्लियर जी? मेरे नोड वाले को, मेरे को आप ये सोचो ना, उसके बाद फिर से आ गई ना 98%, नोड के बाद फिर स्टार्ट होगी। यही तो आपको आज बताया जा रहा है, तो क्या मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगी? नहीं। फिर तभी तो ये सारी बैठ के भाई पंचायत बैठी, क्या करें? नोड को तो मैं एक्सक्लूड तब करती ना जब यहां के बाद कमी होती। भाई यहां फिर से मैक्सिमा आ रहा है, यहां फिर से मेरे को 98% मिल गई, तो क्या करती? आई हैव टू इंक्लूड दैट। क्लियर? पहली बार में उतनी क्लैरिटी नहीं आती इस टॉपिक में, मंडे में और क्लैरिटी आएगी, शायद और अच्छे सवाल पूछोगे आप लोग, मतलब और डेप्थ में जाओगे तो आपके सवालों की क्वालिटी बढ़ेगी, नहीं तो मैं लाऊंगी। और बहुत दुख है, इसकी बात पे करेंगे। ये आप ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं, ये अभी मैं ले ही नहीं सकती, ये ले ही नहीं सकती, ये मेरे बस का नहीं, मतलब आपके बस का नहीं। ठीक है, मंडे की क्लास में लेंगे ना इसको। राइट? पीक्स कब छोटी होंगी, कब बड़ी होंगी, कौन सी पीक बड़ी होगी, छोटी होगी, यही है जेई नीट का पार्टी है ये। ठीक है, अभी पहले बेसिक एनसीईआरटी खत्म कर लें। मुझे बताओ, क्या पहला क्वेश्चन, क्या तुम इस डायग्राम को देख के, ग्राफ को देख के ऑर्बिटल पहचान पाओगे? बस अब कहना हमें एस ऑर्बिटल समझ नहीं आया, दोबारा नहीं पूछ सकते तुम लोग, क्योंकि तुमने आंसर दे दिया।
जो बच्चा यहां तक आ गया उसको ये तो पता है बिल्कुल मैक्सिमा से शुरू हुआ, यानी न्यूक्लियस के एकदम आसपास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी फेयर, और उसके बाद 1 नोड 2 नोड 3 नोड, और ये वाला ग्राफ ऐसा जो मैक्सिमा से शुरू होता है, आगे जाके पता चलेगा ये इकलौते एस का मिला ऐसा। जब आप पी का भी देख लोगे तो आपको पता लगेगा इकलौते एस का मिला ऐसा। इसको देख के अगर आज तुम मेरे को 3 नोड्स रेडियल नोड देख के 4s बोल रहे तो अगली क्लास में कह नहीं सकते मैम एस का दोबारा बता दो। हाँ, घर जाके पूरा 48 घंटे में कुछ पढ़ा नहीं, भूल गए तो वीडियो देखना, नोट्स देखना। अब आते हैं जी 2p पे। एस ऑर्बिटल के सारे ग्राफ कैनाई से ऊपर से शुरू हुए थे, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर ये पहले बता देती ना ये पी वाली बात, आप पे लेटेस्ट मॉडल होना नहीं था। अब तो फिर भी डंडे के जोर पे मान लोगे, तब तो मैं पढ़ा भी ना पाती अगर मैंने बता दिया होता। कभी ऐसा भी होता है न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, फैल जाते छिड़ जाते। फिर जब श्रोडिंगर दूसरे सबशेल में घुसे पी में एस के बाद, व्हाट ही फाउंड वेरी सरप्राइजिंग, न्यूक्लियस के आसपास पी सबशेल में possibility of finding electron is minimum 0। फिर धीरे 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 बढ़ी मैक्सिमा और फिर नीचे गिरी, और मेरे को 95% को बाउंड्री देनी है। ऐसा स्फेरिकल में तो हो ही नहीं सकता। तो जो भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसकी शेप आप सोचो कैसे आई होगी। ये तो चलो बना बनाया पक पकाई खीर है, ये न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ मैं एक भी डॉट नहीं बना रही। क्यों? वेव सिग्नल ही नहीं मिला, जाई नहीं मिला मेरे को, क्या करूं? जाई मिला ही नहीं। इसका मतलब पी की शेप स्फेरिकल तो नहीं है। अगर स्फेरिकल होती, स्फेरिकल कब होती? जब यहां 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 डॉट और मैं यूं कर देती। न्यूक्लियस के आसपास डॉट ही नहीं मिले, और दूर जाने पे बढ़ रहा है, ऊपर ग्राफ ने बताया। सो चेक, कुछ इस तरह से मेरे को मिला। मैं सोच रही थी न्यूक्लियस के चारों तरफ, नहीं, और अब एक डॉट इधर 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 इधर, ये तो मेरे लेस प्रोबेबिलिटी वाले हैं। ऐसा फोटो आया। बाउंड्री देनी पड़ेगी बच्चों। डंबल, पी की शेप ये आई, डंबल। अब इतना सजा सजा के देने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो धीरे धीरे आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए लोगों ने कह दिया, बुक्स ने, अब तुम यूं ही बना लो यार, हम तसल्ली कर लेंगे, इसका मतलब क्या है। मैग्नीफाई करेंगे तो पता है ना, आप कह दोगे यहाँ पर तो 0 प्रोबेबिलिटी है। दिस कम्स आउट टू बी पी की शेप। ये था मेरा पी एक्स, ये था मेरा पी वाई, और बोर्ड से अंदर घुसता हुआ पीछे निकलता हुआ ये था पी जेड। तीनों पी बनाने होंगे, शेप पूछी जाए पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये है पी की शेप। वाई नहीं कोई पूछेगा, बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है। हाँ, कोई और कंफ्यूजन आएगा तो पूछेंगे, बट होल्ड इट। क्या 2p में कोई रेडियल नोड मिला बच्चों? बिना ग्राफ देखे भी तुम कह सकते थे 2p में कोई नोड नहीं होगा। तो नोड वाले क्वेश्चन को ये सोच के छोड़ा ना टेस्ट में। हमें ना ग्राफ में प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने सोचा नोड भी ना करें। नो, ग्राफ में प्रॉब्लम है, नई चीज है, दोबारा देखने पड़ेंगे। फेयर नोड्स तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला से भी दे रखे हैं, आप निकाल सकते हो। कौन से नोड्स है बच्चों? ये रेडियल नोड्स। आज इसीलिए मैंने टेस्ट नहीं रखा है कि मेरे को टाइम टेस्टफुली मिल जाए टॉपिक कंप्लीट कराने का। तो ये मत सोचना अब टेस्ट आएगा अब ये पढ़ाना बंद करेंगी। अगली क्लास में बड़ा सा टेस्ट है ना, इसलिए 2p 3p 4p 5p। कैन आई प्रिडिक्ट कितने नोड्स होंगे? कर सकते हैं बच्चे? चलो गुड। तो नोड्स तो तुमको पहले ही पता है। अब S और P के 2 ग्राफ्स दे रखे हो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे ज्यादा पढ़े लिखे बिना? ये वाला पक्का S का होगा, ये वाला पक्का P का होगा। S वाले में शुरुआत पीक से हुई, P वाले में शुरुआत 0 से। ये ग्राफ NCERT में दिए स्कूल्स के लिए, याद रहेगी ये चीज। चलो बहुत बढ़िया। अब किसी को कीड़ा होता है क्यूरोसिटी का, 3p का कैसा होगा? अभी आ रही हूँ, 3p वाला नोड आ रहा है ना, 3p बनाऊंगी। अभी तो मैंने 2p जिंदा किया, अभी 3p ला रही हूँ। तो जी 3p का ग्राफ ये, हाउ मेनी नोड्स? 1।
अब सोचो मेरे को 3p की शेप बनानी आई स्कूल पेपर में, तो तुम डंबल बना के आए खुशी खुशी और अंदाजा लगा लिया अरे मेरे तो 60 में से 55 आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब तो मेरे को आता था। तुम नोड बनाना भूल जाओगे। ये है नोड, और एक अच्छा बच्चा लेबल भी करेगा। ठीक है, इसको जोड़ देना बच्चों, इसका बहुत स्ट्रेस मत लेना। कल को कोई टीचर ही कह दे तुमने 2 पंख अलग से बना दिए, ठीक है, तो स्कूल वाले कहीं इस पे छिड़ ना जाएं। मेरे को एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। दिस ये है आपका 3px। बिना नोड के कोई 3p नहीं मानेगा तुम्हारा, और लेबल करोगे बकायदा। नोड नहीं, सॉरी, रेडियल नोड। आ गया 3p सबके पास और 2p। हाँ जी सर बोलो। नोड वो होता है चलते चलते अचानक एक एरिया आया जहां गांठ बंध गई, उसको नोड कहूंगी ना मैं। धागा शुरू हुआ और बीच में गांठ हुई, धागा ही नहीं है वहां, में गांठ कैसे बोल दूं? गांठ किसको, नोड किसको बोला जाएगा यार? ये कोई बात थोड़ी है। मतलब मिनिमम, बहुत तो 0 प्रोबेबिलिटी है, मिनिमम तो अलग बात होगी ना। यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं मिली ना मेरे को। तो नोड का तुक क्या है? नोड ये है कि सडनली यू केम अक्रॉस अच्छे खासे प्रोबेबिलिटी जोन में एक बेल्ट आ गई जहां पर पॉसिबिलिटी 0 थी, उसको नोड कहते हैं। ऐसे तो फिर नोड बहुत जगह डाल देंगे ना। मुझे नहीं पता वेव्स में कौन सा नोड होता है, सॉरी। वेव्स के नोड का आई हैव 0 आइडिया। मैं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड में बता सकती हूँ। हाँ जी बोलो। अच्छा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है तो नहीं, बट स्टिल। नहीं, तुम्हारा जो मन करे। आगे के क्वेश्चन बदल जाएंगे ना अगले चैप्टर के, खुद बोलेंगे किसको एक्स लो। इस चैप्टर में तुम्हारी जो मन आए बनाओ, तो नो इश्यूज। लो, लेटा दिया उसको, बस खड़े हुए को लेटा दिया उसको। हाँ, बस ये जेड वाले को टेढ़ा बना दो, ठीक है। आगे नोट्स मुश्किल नहीं है। शॉर्डिंगर आप थोड़ा ठीक लगने लगा होगा, कुछ तो आई शक्ल, ठीक है। मेरे सामने वाला यहाँ बैठा तो बड़े सुंदर सुंदर डायग्राम बना रहा है, शेडिंग वेडिंग करके। गुड। ऐसे बना के आने स्कूल में और कॉपीज में, नंबर तभी मिलेंगे। हाँ जी, आ गया सबके पास। कौन से 2 ऑर्बिटल थे? 2p 3p। क्या खुद से बता पाओगे, पहचान पाओगे 4p का ग्राफ कौन सा है? ये जेई के क्वेश्चन है। 3 नोड, शुरुआत 0 से। फिर तो अभी तो जाई चल रहा है, अभी जाई स्क्वायर आएगा। जाई क्लियर हो गया सबको? भाई डी का इतना कॉम्प्लिकेटेड था, शॉर्डिंगर भी नहीं बना पाया, इसलिए आपको नहीं देंगे। डी का भयानक कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं बना पाए शॉर्डिंगर भी। तो डी के कोई ग्राफ मतलब आएंगे, वो मंडे की क्लास में आएंगे, स्कूल पेपर में नहीं आएंगे। स्कूल पेपर में नहीं आएंगे बच्चों, इसीलिए स्कूल के सिलेबस से बाहर है, इसलिए डी का तो बना ही नहीं। अब क्या मेरी क्लास को एस पी की शेप क्लियर हो गई? एस इज स्फेरिकल, पी इज डम्बल। और कहने को तो मैं डबल डम्बल पढ़ा चुकी हूं तुमको कि डबल डम्बल होती है, बट अभी मैं डबल डम्बल कैसे बताऊंगी उस पे पहुंचती हूं। उससे पहले अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे बच्चों? आप पढ़ रहे थे जाई। एक सेकेंड, जाई स्क्वायर भी दिया है ना मैंने, माय बैड। अब according to your NCERT, next graph comes is xi square versus r. Xi square क्या होता था? Probability of finding electron वगैरह वगैरह, right? इसको नाम दिया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। xi स्क्वायर को एक नाम, वो तो डेफिनेशन थी xi स्क्वायर की लंबी सी। xi स्क्वायर को क्या बोला गया? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये नाम दिया। तीनों ग्राफ देखिए, 1s 2s और 3s। जाई और आर और जाई स्क्वायर और आर में क्या फर्क मिला? बस वो नीचे नहीं, स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, ये समझ लो। तो वो जो चीजें नीचे जा रही थी बस वो नीचे नहीं गई, चेक। और हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। नोड, नोड का मतलब टचिंग 0, नोड का मतलब टचिंग 0। ये तीनों चारों जगहों पे, हर जगह पे देखना है। तो ये किसका ग्राफ है? जाई स्क्वायर वर्सेस आर। किस केस में? 1s। बस वो नीचे जो जा रहा था वो मामला ऊपर ऊपर सेट हो गया, स्क्वायर करते ही उन्होंने नेगेटिव हटा दिया। भाई इलेक्ट्रॉन वेव में चक्कर पड़ रहा था, क्रस्ट रफ।
एम्पलीट्यूड ऊपर के नीचे, यहां वो चक्कर नहीं था क्योंकि ये कैलकुलेटिव चीज थी, इसीलिए ऐसा कुछ किया। तो ये तो जाई स्क्वायर का ग्राफ भी आ गया आपके पास। ये भी फेवर करता है स्फेरिकल को, ये भी फेवर करता है नंबर ऑफ नोड्स को। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड से ही एक्चुअली आपने ग्राफ पहचानने हैं। इसके आगे अब मैं सीधे आपको बता रही हूं डी की शेप्स क्या है, क्योंकि डी के ग्राफ अभी यहां तक तो आपके पास नहीं है, आपके सिलेबसेस में ही नहीं है डी के ग्राफ, क्योंकि समझ लीजिए श्रोडिंगर से बने नहीं, आपको दिए नहीं, नॉट लिटरली, बट आपने नहीं करने डी के ग्राफ। इसके बाद अब मेरे को जब डी के ग्राफ आप नहीं दे रहे तो शेप तो दे दो, राइट? तो डी के ऑर्बिटल्स कितने थे? 5। पांचों का नाम लिख रही हूं बच्चों में, आप भी देखो। एक्स वाई, कोई मुझसे छूटे तो वाई जेड, एक्स जेड, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। इन तीनों की शेप सेम होती है, सिर्फ एक्सिस का नाम बदलना है। चेक। ये है डबल डंबल, इन तीनों की शेप एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं यही सेम इसके नीचे बना के इसको तीसरा खुद करो। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर आखिरी। इसकी शेप क्लोवर लीफ से मैच करती है। क्लोवर क्या? डोनट मॉडल भी इसको कहा जाता है। आजकल के बच्चों को बस एक चीज में फायदा है, डोनट पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती। बीच में डोनट की तरह आ गया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको डोनट बोलते हैं, कहीं ये मत सोचना मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए बोल रही हूं, ठीक है? दिस इज डोनट शेप। बेटा जाई के जो ग्राफ आए ना तीनों एक्सिस में, वो इसी शेप से मैच किए बस। उसको डोनट की शेप से मैच कर, वो नोड नहीं है। अगली क्लास लगानी पड़ेगी ना इसके लिए, मंडे की थोड़ी दिक्कत है मेरे लिए, ठीक है? अगली क्लास हमें लगानी पड़ेगी। ग्राफ डी का नहीं दे सकते, है ही नहीं, आज नहीं है, मंडे की क्लास में। एनसीईआरटी में नहीं है ना, मैं एनसीईआरटी से वैसे ही काफी आगे निकल गई। एनसीईआरटी ने 3S नहीं दिया, 3P नहीं दिया, मैंने फिर भी दे दिया चुपचाप। आज तो सिर्फ एनसीईआरटी क्लोज करूंगी। इसकी अगली क्लास में क्या करना है मैंने, मंडे में क्या करूंगी, मैं सारे क्वेश्चंस एनएमएसटी के थ्रू सारा ये ग्राफ वाला पार्टी क्लियर करूंगी। कोशिश करूंगी कुछ और सवालों के आपके जवाब दे सकूं, बट ट्रस्ट मी आई एम नॉट श्रोडिंगर। जी समझी नहीं मैं। एक्सेस नहीं नहीं, कुछ भी, इसको भी एक्स कर सकते हो, इसको भी वाई कर सकते हो, यू घुमा के लिख दो, ओके, उससे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी के 5 ऑर्बिटल की शेप हो गई। अब देखते हैं कितना याद गया, सिर्फ मेरी एनर्जी लगी। 5D में कितने रेडियल नोड्स होंगे? n माइनस l माइनस 1 2। 3D में 0। 6F में कितने नोड्स होंगे रेडियल नोड्स? F शॉर्टकट फॉर्मूला दिया है सर। शेप से नोड का क्या लेना देना? कुछ भी, शेप से नोड का क्या लेना देना? मैं नोड किसी के भी पूछ सकती हूं आपसे, शेप के बिना भी। शेप पूछ लूंगी तो हिल जाओगे, ठीक है? शेप नहीं पूछ रही मैं। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला, अभी एक क्वेश्चन पेंडिंग है जो कनव ने पूछा हुआ है, वो भी बताऊंगी अभी। उस वक्त मैंने चुप करा दिया था क्योंकि मेरा पी ऑर्बिटल बिगड़ रहा था।
रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। चाहे मैं पूछूं 6d का, चाहे मैं पूछूं 5f का, शेप से कोई लेना देना नहीं है तुमको। नोड्स इसमें क्वांटम नंबर से बताएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मॉडल, कि हर चीज जानने की तुम्हें जरूरत नहीं, थोड़े बड़े हो जाओ। इसके अलावा एक और किस्म के नोड्स होते हैं, एंड दैट इज एंगुलर नोड्स हैं, जो बाय बर्थ आ रहे हैं जी, शेप में ही आ रहे हैं। जिसकी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि इसको भी तो नोड कहेंगे, मैंने चुप करा दिया था कि मेरा रेडियल नोड टॉपिक खराब होता। एस की शेप में, स्फेरिकल, इसकी ज्योमेट्री में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर शुरू से ही प्रोबेबिलिटी ना मिली हो। लेकिन पी में इसको क्या बोलूंगी? नोड। कौन सा नोड? एंगुलर। अब सपोज ये यही बोल रहे थे उस वक्त करना, मेरी मजबूरी थी वरना दिक्कत हो जाती, मुझे पता था एंड उसी पे करूंगी। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है एवरीवन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इतना आ गया सबको। यहां एक लोब, यहां दूसरा लोब, तो ये मेरे लिए पी जेड हो गया, क्योंकि ये मैंने क्या ली? एक्स एक्सिस, ये ली मैंने वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लोब ये और एक लोब ये जो प्लेन है, सोच के देखिए, दिस इज वन लोब। इस प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। इसको नोड नहीं कहूंगी, इसको बोलूंगी नोडल प्लेन। ये पूरा प्लेन ही नोडल प्लेन हो गया। तो नोडल प्लेन का एक प्रॉपर नाम दे दिया गया, एंगुलर नोड। तो नोडल प्लेन और एंगुलर नोड, सॉरी, नोडल प्लेन और एंगुलर नोड एक ही बात है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, बी इट 2p, बी इट 3p, बी इट 7p, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स? अगर तीनों ही px 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 थे या pz pz 1, इट हैज नो अफेक्ट ऑफ n। जो ज्योमेट्री में खुद से ही पहले ही बन के आया, जिसको थोड़ी देर पहले डिस्कशन में लाए थे, उसको भी तो नोड बोलेंगे भाई, वहां शुरू से ही नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज जो कनव कह रहा था, अब मैं पकड़ रही हूं उसको। तो उसको बट रेडियल नोड्स नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे वो तो ज्योमेट्री में बन के ही आया। बात तो सही है, वो नोड नहीं है, वो क्या है? नोडल प्लेन, राइट। तो कोई मुझे बताए इसका कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल सकती हूँ? Yes, angular node और nodal plane is equal to L। p ऑर्बिटल का L कितना है? हमेशा एक नोडल प्लेन होगा। अच्छा आप बताओ 4s में कितने नोडल प्लेन? वैसे भी नहीं दिख रहा मेरे को स्फेरिकल में, बॉल के अंदर कौन सा नोडल प्लेन लाके दूं? नाउ 4d 2। अब सोचो, यहां से मैं अगली क्लास स्टार्ट करूंगी, 3D मॉडल्स मुझे कुछ लाने पड़ेंगे। एक ये नोडल प्लेन होगा जो मेरा हाथ अंदर जा रहा है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ती हूं। एक ये होगा, एक ये होगा, 3 नहीं, तुमने ही बताया 2। ऐसे वाले को कैसे लाओगे इसमें? अब अगली क्लास में ना मैं इसको थोड़ा 3D डायग्राम लाऊंगी कि आपको पता चलेगा एक लोब इधर निकल रहा है तो एक लोब उधर जा रहा है। दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, हाउ मेनी नोडल प्लेन्स? 6f 3। शेप नहीं पता लेकिन तुमने नोडल प्लेन बता दिया। आपके पास यहां पर नोडल प्लेन भी आ गए, सब आ गए। अब मेरे को बताओ और जाओ, माहिर बताएगा सबसे पहले। 5p में रेडियल नोड्स कितने और नोडल प्लेन्स कितने या एंगुलर नोड्स कितने? पाप माफ, पाप धुल जाएगा। रेडियल नोड्स कितने और एंगुलर नोड्स कितने? आसपास वाले बोले ना तो फिर 44 तक पहुंचा के छोड़ूंगी। रेडियल नोड्स 3, एंगुलर नोड्स 1। एवरीवन डन? छुट्टी कराओगे तुम? ओके। टोटल नोड्स, क्या टोटल नोड्स n+n-1 हो सकते? नहीं, क्यों? ले पहले इसमें सेट करो।
पहले सर इसमें सेट करो, दोनों फॉर्मूला को कंबाइन ही तो किया है मैंने। क्या किया है? रेडियल नोट तुम्हें क्या लग रहा है माहिर ने कैसे निकाला है? वेव से या पाई और या जाई और जाई स्क्वायर से? नहीं, उसने ऐसे निकाला है n माइनस l माइनस 1, ऐसे ही निकाला है सर। हाँ थैंक यू कहीं ना, मैंने तो वैसे निकाला है, मैं डर रही थी। n माइनस l माइनस 1 क्या वैल्यू आई? 3। एंगुलर तो हमको पता ही है, l से निकाला होगा। अच्छा l, अब इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करो, n माइनस l माइनस 1 प्लस l, कट गया l l, टोटल नोट्स n माइनस 1। थैंक यू 2 घंटे झेलने के लिए।